बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो नेटवर्क एनालिसिस से है और यहाँ पे हम प्राइमरीली प्रैक्टिस प्रॉब्लम 17.1 जो कि फोरियर सीरीज़ के बारे में है उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं दे दूँ। फोरियर सीरीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, हालांकि अक्सर स्टूडेंट्स को इससे बड़ा खौफ आता है और मैं भी जब स्टूडेंट था तो मैं भी इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता था। बहरहाल अब मज़ा आने लगा है इसको देख। फोरियर ने ये कहा कि कोई भी पीरियोडिक सिग्नल जो साइनसॉइडल फॉर्म में ना हो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज द सम ऑफ प्रॉपरली चोजन साइनोसाइडल वेव्स। अब इसका मतलब क्या है हम आगे देखते हैं। ये एक्चुअली ये उसने फार्मूला दिया कि ये एक कोई भी सिग्नल जो है उसमें एक डीसी कंपोनेंट होता है, एक कंपोनेंट होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बेसिक फ्रीक्वेंसी या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। अब उसमें साइन कोसाइन दोनों हो सकते हैं, या सिर्फ साइन हो या सिर्फ कोसाइन हो। फिर हो सकता है उसमें उसके डबल फ्रीक्वेंसी हो, उसके ट्रिपल फ्रीक्वेंसी हो, एट्सेट्रा। तो मैंने एक प्रोग्राम लिखा मैटलैब में और इसको प्लॉट किया। अब इस प्रोग्राम से आप देखिए क्या एक्चुअली हो रहा है कि ये एक सिग्नल है जिसको हम कह रहे हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट करें इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज है। उसके बाद हमने थर्ड हार्मोनिक्स लिया, सेकंड नहीं थर्ड, यानी अगर ये 50 हर्ट्ज है तो ये 150, और उसके बाद फिर फिफ्थ हार्मोनिक्स लिया तो 5 टाइम्स 50 250, और जब इन तीनों को ऐड किया तो ये शेप देखें, ये कुछ स्क्वायर वेव के शेप में आ रहा है। ये चूँकि बहुत थोड़े से मैंने लिए हैं, अगर आप 100-200 के करीब हार्मोनिक्स ले लेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो यही फोरियर ने कहा कि कोई भी पीरियोडिक सिग्नल उसको हम कॉम्बिनेशन ऑफ साइन वेव से उस सिग्नल को हम बना सकते हैं, या उसको अगर हम एनालाइज करें तो उसमें इस तरह के ये तमाम फ्रीक्वेंसीज मौजूद होंगे। अब एनालिसिस एक्चुअली किया जाता है, एक डिवाइस है जिसको कहते हैं स्पेक्ट्रम एनालाइजर। अब उसको समझने के लिए आप यहाँ देखें क्या हो रहा है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, तो ये मैग्नीट्यूड को ज़्यादा शो कर दिया। उसके बाद थर्ड हार्मोनिक्स यानी 150 हर्ट्ज, उसके मैग्नीट्यूड कम है। फिर ये फिफ्थ हार्मोनिक्स, उसके मैग्नीट्यूड और कम है। तो यानी एक स्क्वायर सिग्नल में ये भी मौजूद है, ये भी मौजूद है, ये भी मौजूद है, और भी बहुत सारे मौजूद हैं सिग्नल। अब इसको जब आप स्पेक्ट्रम एनालाइजर पे देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ये मैग्नीट्यूड, इसको हमने सिर्फ उल्टा लिया है, ये मैग्नीट्यूड 50 हर्ट्ज पे है, 150 है, 250। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर एक सिग्नल फ़र्ज़ करें आप इसको ट्रांसमिट कर रहे हैं और यहाँ दरम्यान में एक अगर आ जाता है कोई इस तरह की लकीर आ जाए, तो आई एम श्योर वहाँ से आप इसको देख सकेंगे कि ये तो इसका हिस्सा नहीं हो सकता, ये यकीनन कोई नॉइज़ है। तो आप एक फ़िल्टर बना के और इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, फ़िल्टर से इसको निकाल सकते हैं। तो ये फ़ायदा है अगर आप फोरियर सीरीज़ को समझ जाएं। अब विद दिस बैकग्राउंड आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम में कहा गया है कि फाइंड द फोरियर सीरीज़ ऑफ द स्क्वायर वेव, जो कि ये स्क्वायर वेव दिया हुआ है, एंड प्लॉट एम्पलीट्यूड एंड फेज स्पेक्ट्रा। तो एम्पलीट्यूड और फेज स्पेक्ट्रा को हम प्लॉट करेंगे। अब मैं इसके डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा, मैं स्ट्रेट अवे फार्मूलाज उठा लाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम सिग्नल को पहले डिफाइन कर रहे हैं। ये देखिए क्या है कि अगर हम यहाँ से लेते हैं स्टार्ट, तो ये एक पोर्शन है और ये इसका सेकंड पोर्शन है, और यहाँ से फिर नए सिरे से शुरू हो रहा है। तो एक पोर्शन क्या हुआ कि इसकी मैग्नीट्यूड 1 है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक, और सेकंड मैग्नीट्यूड क्या है, ये -1 है। देखिए ये लेवल -1 के बराबर है, तो -1 है 1 से लेके 2 तक। तो ये हमने इसको डिफाइन कर लिया। उसके बाद एक और चीज़ जो ज़रूरत पड़ती है आगे, वो है इसके टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ जाके सिग्नल नए सिरे से शुरू हो रहा है, तो ये हमारा टाइम पीरियड हो गया t = 2। और यहाँ से हम एक ओमेगा जो रेडियन फ्रीक्वेंसी है
उसको हम निकाल लेते हैं, जो कि 2πf या 2π/t होता है। तो 2π/t कर लेंगे तो ओमेगा नॉट बराबर हो जाएगा पाई के। अब ये देखिए, ये फॉर्मूला गिवन है कि फोरियर सीरीज़ को आप इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, जैसे हमने देखा कि तमाम कंपोनेंट्स हैं। तो एक तो ये डीसी कंपोनेंट हो गया, उसके बाद कोसाइन टर्म्स आ गए, उसके बाद साइन टर्म्स आ गए, उसके साथ ये मैग्नीट्यूड है ए एन, इसके साथ मैग्नीट्यूड है बी एन, और ये उनके लिमिट्स है फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी। तो अब इसको मालूम करना है हमने, ये कंपोनेंट जो है उनको मालूम करना है। तो उसके लिए हमें तीन चीज़ें हमें चाहिए, नंबर 1 A0, नंबर 2 AN और नंबर 3 BN। इनके वैल्यूज़ हमें पता करना ज़रूरी है, और इनके लिए भी फार्मूलाज मौजूद हैं। ये फार्मूला है A0 निकालने के लिए, ये फार्मूला है AN निकालने के लिए, और ये फार्मूला है BN निकालने के लिए। तो इनको हम यूज़ करेंगे। तो AN फार्मूला क्या है? सिंपल एवरेज है, इंटीग्रेशन ऑफ FT 1/t टाइम पीरियड। तो अब ये FT जो है दो हिस्सों में, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया कि 0 to 1 पॉजिटिव है और 1 to 2 नेगेटिव है। तो इस इंटीग्रल को भी हम दो हिस्सों में कर लिया हमने। 0 से 1 पे 1 है वैल्यू, तो 1 लिख लिया, और 1 से 2 तक -1 है, तो ये लिख लिया, और इसके बाद हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया। तो इंटीग्रेट करने से दोनों तरफ जो है वो t आ जाएगा। t की वैल्यूज़ हमने पुट कर दिया, t के लिमिट यहाँ पे देखिए 0 to 1, और यहाँ पे है 1 to 2। और इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो ये 1 - 0, और यहाँ पे 2 - 1 हो गया, और ये फाइनली इसका आंसर आ गया 0। तो A0 जो है वो 0 के बराबर आ गया। इसी तरह अब AN ये फार्मूला है, और बिल्कुल इसी तरह इसको हम ब्रेक करेंगे दो हिस्सों में। दो हिस्सों में इसको हमने ब्रेक कर लिया। मैग्नीट्यूड FT 1 है, 1 cos n पाई, और यहाँ -1 cos n पाई। तो इसको मज़ीद हमने सिंप्लीफाई कर लेना है, और इसी तरह से इंटीग्रेट कर लेना है। cos n पाई t को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो sin n पाई t डिवाइडेड बाई n पाई आ जाएगा, उसके लिमिट डाल दिया। इसी तरह दूसरे का भी यही है, लिमिट डाल दिया। और जब आप स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करेंगे वैल्यूज़ पुट करके, और हम इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर भी 0 आ जाएगा। सो AN इज़ आल्सो 0। अब आते हैं BN पे। BN का ये फार्मूला है, और यहाँ पे भी हमने इसको, इन तमाम को, जो ओमेगा नॉट को अब हमें n पाई के टर्म्स में लिख लिया हमने। ओमेगा नॉट बराबर यहाँ पे पाई है, तो उसकी जगह पर हमने पाई डाल दिए। अब ये इसको भी हमने बिल्कुल उसी तरह ब्रेक किया, इसको वैल्यूज़ डाल के, और फिर इंटीग्रेट किया। यहाँ पे देखिए, अब साइन के इंटीग्रेशन जो है वो -cos n पाई t डिवाइडेड बाई n पाई, और यहाँ पे भी माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो ये वैल्यूज़ आ गया। अब जब आप 1 के वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये पहला टर्म ये आ जाएगा। ये तो 0 हो गया, लेकिन ये cos n पाई है, और ये भी cos 2n पाई माइनस cos n पाई, जो सेकेंड वाला हिस्सा है उसमें ये आ गया। अभी एक चीज़ आप इसको देखें कि cos n पाई जो है उसकी वैल्यू -1 पावर n होता है हमेशा। इसको आप ट्राई करके देखें, कोई भी वैल्यू डालें, इसको 1 2 3 4 डाल के देखें। अच्छा, अब cos 2n पाई क्या होगा? तो cos 2n पाई भी अगर आप इसको इस तरह से ट्राई करें तो ये -1 to the power 2n हो जाएगा। यहाँ पे पावर n था, यहाँ पे 2n हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 2n है। अब जब 2n का मतलब क्या हुआ कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, चाहे n 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ये इवन हो जाएगा। और जब इवन होगा तो इसका मतलब है कि इसके रिजल्ट -1 पावर 2 या -1 पावर 4 ये 1 के बराबर होगा। तो cos 2 पाई n को या cos 2n पाई को हम 1 लिख लेंगे। तो हमने यही किया। यहाँ पे देखिए, इसके वैल्यू इन टर्म्स ऑफ n आ गया। ये cos 0 1 होता है, इसकी जगह पे हमने
ये वैल्यू हमने लिख लिया है और इसकी जगह पे -1 पावर n। अब इसको उल्टा आके लिख लिया, माइनस साइन और इनको मल्टीप्लेट करेंगे तो 1 पहले आ जाएगा और -1 पावर n ये बाद में लिख लिया हमने। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि इसकी वैल्यू हमेशा 1 के बराबर इररेस्पेक्टिव ऑफ के n क्या है, तो इसको हम 1 लिख लेंगे और इसको इसी तरह से -1 पावर n। अब ये दोनों देखें सेम है, तो इसलिए हमने इसको ट्वाइस कर लिया, तो 2 आ गया यहाँ पे। तो ये वैल्यू अब इसको आपने देखना है कि इसकी वैल्यू क्या है फॉर n इजिकल टू 1 क्या होगा और n इजिकल टू 2 क्या होगा। तो जब भी n ऑड होगा, यानी फर्ज करें ये 1 है तो ये -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और तो 2 तो 2 to 4 हो गया, 4n पाई हो गया। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ कि जी ये 1 है या 3 है या 5 है, ये इसकी वैल्यू है जब n ऑड होगा। और जब n इवन होगा तो क्या हो जाएगा जी, n इवन पे ये पॉजिटिव हो गया, यानी +1, तो 1 - 1 0, तो इसकी वैल्यू 0। अब इसको हमने लेके चलना है आगे। ओके, तो अब ये हमारा मेन फार्मूला था। अब इसमें हम तीनों वैल्यूज़ हमने पता कर लिए थे, और ये a0 0 है, an 0 है और bn की ये वैल्यूज़ आ गए थे, और ओमेगा नॉट की ये वैल्यू है। अब इनको हम इसके अंदर डालेंगे वैल्यूज़ को, तो ये पहला तो 0 हो जाएगा, दूसरा भी 0 हो जाएगा, और तीसरा वो इस फॉर्म में आ गया। तो अब इसको अब यहाँ पे हम bn की वैल्यू पुट करेंगे। अब एक चीज़ ये है कि अब ये n इजिकल टू ऑड पे एक वैल्यू है और n इजिकल टू इवन पे एक वैल्यू है, तो इसको किस तरह से हम रिप्रेजेंट करें ताकि हमें सिर्फ ऑड ही मिले, क्योंकि इवन तो 0 है। तो ऑड लाने के लिए हम इसको ये लिख सकते हैं कि हम एक न्यू वेरिएबल k डिफाइन करते हैं, जो कि n इज इक्वल टू 2k - 1। अब इसमें देखें आप k इजिकल टू 1 पुट करें तो क्या हो जाएगा, 2 - 1 तो 1 हो गया, तो ऑड आ गया। k इजिकल टू 2 पुट करें तो 2 2 जो 4, 4 - 1 3, ये भी ऑड है। यहाँ 3 पुट करें तो 3 2 जो 6 - 1 तो 5 आ गया, ये भी ऑड है। तो अब इस फार्मूले में k की जो मर्जी वैल्यू आप डालें, ये n ऑड ही होगा। सो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ k n विल बी ऑड। तो अब इसको हम यहाँ पे अब इंटीग्रल साइन को भी हम चेंज कर देंगे अकॉर्डिंगली। तो अब bn ये आ जाएगा, क्योंकि हमेशा ऑड होगा कब, जब k इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक है। इसको उसने ये 4n पाई को यहाँ अलहदा लिख लिया कि 4 पाई बाहर लिख लिया और 1/n को अंदर रहने दिया, और sin n पाई t यही है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये तो आ गया जो मैग्नीट्यूड है। अब सवाल में था कि आपने इसको प्लॉट करना है। आइए देखते हैं। प्लॉट करने के लिए ये फार्मूलाज हमने यूज़ करना है। ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ इसके सिग्नल की मैग्नीट्यूड है या स्पेक्ट्रा है, उसके लिए ये फार्मूला यूज़ होता है, a² + b² √ अब a तो हमारा 0 है, तो ये b² और √ तो ये b रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो इसका मतलब है अब b हमें यहाँ से पता है कि यही था b, तो ये आ गया। ये हमारे जो वैल्यूज़ हैं इसको अब हम प्लॉट करेंगे, हम अगले स्लाइड में देखेंगे। इसी तरह जो फेज़ एंगल है, अब फेज़ एंगल आपको पता है कि जी थीटा की वैल्यूज से हम फेज़ एंगल लेते हैं। तो फाई n इज़ -10 इनवर्स बीटा n/an। ये अभी आपके बुक में ये एक्सप्लेन है, सर्किट के बुक में आप जाके इसको देखें तो कि क्यों माइनस आया और क्यों हम इसको b/a ले रहे हैं। अगर आप पिथागोरस थ्योरम में जाएंगे तो वहाँ से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहरहाल अब यहाँ पे जो मर्जी b की वैल्यू हो, जब a 0 है तो ये थीटा इन्फिनिटी आ गया, और थीटा इन्फिनिटी होता है एंगल जब 90 हो। माइनस साइन की वजह से -90 इसकी वैल्यू है जब n ऑड होगा, और जब n इवन हो तो जाहिर है ये 0 0 है, तो इसकी वैल्यू 0 है।
तो विद दिस डाटा अब हम इसको, अब आ जाते हैं हम स्पेक्ट्रा प्लॉट पे। तो ये फार्मूला से हमने देख लिया था कि हमने इन दोनों को प्लॉट करना है, और ये जो हम प्लॉट करते हैं ये फ्रीक्वेंसी स्केल या रेडियन फ्रीक्वेंसी स्केल है, और ये एम्पलीट्यूड स्केल है, इस पर हमने प्लॉट करना है। हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ से हमने देख लिया था कि ओमेगा नॉट, ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो पाई के बराबर है, यानी पाई पे हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गया। और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ कि n इज इक्वल टू 1, या उसको फर्स्ट हार्मोनिक भी कहते हैं। तो जब n इज इक्वल टू 1 डालेंगे तो ये 4/पाई आ गया। तो ये 4/पाई हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। अब n जब भी इवन होगा तो ये 0, यानी अगर 2 पे इसकी वैल्यू 0 है, n3 पे क्या होगा, यहाँ पे n3 डाल दें तो ये 4/3 पाई, तो ये आ गया। तो इस तरह से हम एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रा प्लॉट कर लेते हैं। अब आ जाते हैं फेज़ एंगल पे। फेज़ प्लॉट के जैसे हमने कहा था कि फेज़ प्लॉट के लिए भी यहाँ से हमने निकाल लिया था कि जी ऑड पे -90 है और इवन पे 0 है। तो ये देखिए ऑड पे हमने -90, इवन पे 0, फिर अगले ऑड पे -90। तो ये आपका फेज़ प्लॉट हो गया या फेज़ स्पेक्ट्रा हो गया। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पा रहे होंगे। शुक्रिया।